हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। मैं विपिन मौर्य स्वागत करता हूं आपका। बच्चों, आज हम क्लास 12th है फिजिक्स के चैप्टर 2 का संधारित्र का समायोजन पढ़ने वाले हैं कि संधारित्र का समायोजन होता क्या है। हम कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कॉम्बिनेशन उनका करा जाता है। पहली बात जो प्रश्न यहाँ पर आता है कि कॉम्बिनेशन की ज़रूरत क्या होती है, हम काहे कॉम्बिनेशन करते हैं, क्या ज़रूरत है कॉम्बिनेशन करने की। अब कॉम्बिनेशन की ज़रूरत समझने के लिए ऐसे समझिए कि जैसे हमारे पास 10-10 फैरड के 2 संधारित्र हैं और हमें घर में फ़ैन चलावे बा, और फैन के लिए जो आवश्यक फैरड की ज़रूरत है वो 5 फैरड की ज़रूरत है। और हमारे पास 10-10 बाग, तो हम का करेंगे, बाजार से नया खरीदे। जब हम पैसा ना बाटे, एक बाद बाबू लगे गए, बाबू पैसा देहन ना, तो का करबे। तब हम कुछ ऐसा सिस्टम लगा दें कि ताकि 10-10 जोन माइक्रो फैरड, जोन 10-10 फैरड के बाद कुछ 5 फैरड बन जाए रहे, तो 10-10 फैरड के ऐसा होकर हम जोड़ दें कि वो 5 फैरड काम करे लगे, तो अपन काम बन जाए बिना नया खरीदे, बिना पैसा खर्च करे। या फिर हमारे पास 5-5 फैरड के 2-2 बाटे और वो का हम 10 फैरड बनावे चाहते हैं, तो फिर ओके भी हम नियम लगा सकी थे। ओके भाई, हम नियम लगा सकी थे कि कैसे उसको हम 5-5 के फैरड को 10 फैरड बना देंगे, क्योंकि हमको ज़रूरत है 10 के, हमारे पास है 5-5 का, तो किस प्रकार से जोड़ें कि वो 10 फैरड की तरह काम करे। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए कहा जाता है संधारित्रों का समायोजन, संधारित्रों का जोड़ना। संधारित्रों का समायोजन मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को आपस में संयोजित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम संधारित्रों का समायोजन कहते हैं। फिर बात आती है कि संधारित्र का समायोजन करा क्यों जाता है, तो हमने बता दिया कि जो तुल्य धारिता होती है उसको हम बढ़ाने के लिए या तुल्य धारिता को घटाने के लिए हम संधारित्रों का समायोजन कहते हैं। अब भाई 2 तरीके से, एक बढ़ाने वाला है, घटाने वाला है। तो यहाँ पर 2 प्रकार का समायोजन भी होता है, एक श्रेणी क्रम समायोजन होता है, एक समांतर क्रम समायोजन होता है। तो यहाँ पर हमने 2 प्रकार का समायोजन लिख दिया है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, ये जो पहला ये फिगर बना हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन का ही बना हुआ है, श्रेणी क्रम संयोजन का बना है, जिसमें C1, C2 और C3 धारिता वाले 3 संधारित्र हैं जिनको सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा है। तो पहली बात समझने वाली है कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो कहते हैं जब किसी संधारित्र के पहली प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से दूसरे प्लेट को, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से, दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहले प्लेट से पहले सिरे से, और दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले सिरे से जोड़ा होता है। तो इस प्रकार के क्रम में अगर संधारित्र को जोड़ा जाता है तो उसको हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। फिर से, पहले संधारित्र की ये पहली प्लेट है, इसको बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा है, दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहली प्लेट से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार का जब समायोजन होता है तो उसको हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यहाँ पर इसको हम नोट कर देते हैं। जब एक संधारित्र के पहली प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से तथा दूसरी प्लेट को
तीसरे संधारित्र के पहली प्लेट से संयोजित किया जाता है तो उसे श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। जब एक संधारित्र का लिखा है, जब एक संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से, दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से इस क्रम में जोड़ा जाता है तो उसको हम श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं, माना C1 C2 C3 धारिता के तीन संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़कर B वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। ऐसे हम थ्योरी लिखेंगे। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये विभव V है, यहाँ का जो विभव है वो V है। विभव V जो होगा वो तीनों के लिए अलग अलग होगा। मान लेते हैं कि यही विभव C1 के लिए V1 विभाजित होता है, C2 के लिए V2 विभाजित हो जाता है और C3 के लिए V3 में विभाजित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जिनके लिए विभव क्रमशः V1 V2 और V3 है। इसका मतलब C1 संधारित्र के लिए विभव V1 है और C2 संधारित्र के लिए विभव V2 है और C3 संधारित्र के लिए विभव V3 है। अगर ऐसी बात है तो चूंकि विभव V ही तीन भाग में विभाजित हो रहा है, विभव V तीन भाग में विभाजित होता है, तीन भाग में विभाजित हो रहा है, विभव V ही तीन भाग में विभाजित हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 और प्लस V3 इक्वेशन नंबर 1। ये विभव V ही जो B वोल्ट की बैटरी का विभव जोड़ा गया था वही क्रमशः V1 V2 और V3 में विभाजित हो जाता है। तो हमने लिख दिया कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ पे धारा तो प्लस से है माइनस की तरफ जाएगी, आवेश उसके विपरीत दिशा में चलेंगे। इसका मतलब कह सकते हैं कि आवेशों की दिशा तो ये होगी Q आवेश। अब यहाँ से देखिए, अगर ये Q आवेश यहाँ से चला है, Q आवेश यहाँ से चला है तो जाहिर सी बात है कि यह एक ही रास्ते से चल रहा है। आवेश संरक्षण के अनुसार हम आवेशों को न तो ख़त्म कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम Q1 आवेश को यहाँ से भेजे हैं, अगर एक ही रास्ता है तो जाहिर सी बात है कि इधर से Q1 आवेश निकलेगा, तो इसमें भी Q आवेश जा रहा है तो C3 के लिए भी आवेश Q हुआ, इसमें भी Q आवेश वही वाला जाएगा, C2 के लिए भी आवेश Q होगा और यही आवेश C1 में भी जा रहा है, इसलिए C1 के लिए भी आवेश Q ही होगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि श्रेणी क्रम में प्रवाहित आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कहते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर
माना विभव V के कारण Q आवेश प्रवाहित होता है, Q आवेश प्रवाहित होता है। अगर ऐसी बात है तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं, अभी हम पढ़े थे कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V होता है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V होता है। हम कह सकते हैं Q इक्वल टू CV होता है। C1 के लिए विभव V1 है और Q तो सबके लिए एक ही है, क्योंकि जो आवेश C3 में प्रवाहित हो रहा है वही C2 में भी है, वही C1 में भी है, तो Q में कोई तो परिवर्तन हो नहीं रहा है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कह सकते हैं V1, यहाँ से हम कह सकते हैं V इक्वल टू, तो V इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C। तो अगर हम V1 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर C1 आ जाएगा। विभव के लिए, विभव V1 के लिए धारिता क्या है, C1 है। V2 के लिए क्या है, Q बाई C2 होगा। V नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि Q तो सभी के लिए समान है। V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C3 हो जाएगा। ये सभी जो हमें मान प्राप्त हुए उसको हम ले जाके समीकरण में रख दें, समीकरण 1 में रख दें, तो क्या आ जाएगा, V इक्वल टू Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 प्लस Q अपान C3। यहाँ से Q कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा, Q कॉमन हो जाएगा तो 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। यहाँ से Q का भाग कर देंगे, V अपान Q इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ये हमको प्राप्त हो गया। यहाँ पर हम कहें कि Q अपान C1, Q अपान, यहाँ से हम देख रहे हैं Q इक्वल टू अगर CV होता है, Q इक्वल टू CV होता है, तो हम कह सकते हैं कि हमको क्या मिल जाएगा कि C इक्वल टू Q बाई V होगा, Q बाई V होगा। लेकिन हमको चाहिए क्या, V बाई Q। इसका मतलब इसको हम पलट दें, 1 बाई C इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से V बाई Q हो जाएगा। तो इसी वैल्यू को अगर हम यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ये हमें श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र प्राप्त हो गया। याद हो तो कक्षा 10 में जब प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम में करे थे तो सेम ऐसे ही फार्मूला मिला था, 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। हमको यहाँ पर मिला क्या है कि 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को अगर हम श्रेणी क्रम में संयोजित करें, 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को अगर हम श्रेणी क्रम में संयोजित करें तो जो तुल्य धारिता होती है, तुल्य धारिता मतलब C, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों के धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। फिर से, किसी श्रेणी क्रम में संयोजन में संधारित्रों के तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्र के धारिता के व्युत्क्रम कर दीजिए, फिर उसके योग के बराबर होता है। ये हम आप लोग लिख लेंगे ऐसा। यदि ऐसा हो, यदि n संधारित्र समान धारिता के n संधारित्र समान धारिता के समांतर क्रम में जुड़े हो तो क्या होगा, समांतर क्रम में जुड़े हो तो हमको क्या मिल जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि अगर n संधारित्र हैं और सबकी धारिताएं समान है तो मान लेते हैं कि सबकी धारिता जो है वह C1 ही है, तो 1 अपान C इक्वल टू आ जाएगा 1 अपान C1। C2 की धारिता भी C1 के बराबर होगी क्योंकि सभी की धारिता बराबर है। C3 की धारिता भी C1 के बराबर होगी। ये कितनी बार आएगा, जितने संधारित्र हैं। कितने संधारित्र हैं, का हो लड़कियों, कई संधारित्र, n संधारित्र। कितनी बार आएगा, n बार। यहाँ पर अगर हम चाहें तो 1 अपान C1 कॉमन हो रहा है, 1 अपान C1 कॉमन हो रहा है, तो हमको मिल जाएगा 1 धन 1 धन 1 धन 1, कितना बार, n बार। बताओ लड़कियों, अपने मन से बतावा
कि ई एक 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 यन बार जब जोड़ा तो ओकर आंसर का आए, का हो बतौबा। एक 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 अगर यन बार जोड़ा तो आंसर कितना आए। अब सबके अलग अलग विचार आई हुए, सबके अलग अलग आंसर भी आवत हुए, तो कैसे जोड़ा। अगर एक 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 हम 5 बार जोड़ी तो उत्तर आए 5 आए। एक 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 10 बार जोड़ी तो कितना आंसर आए 10 आए। और एक 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 अगर यन बार जोड़े तो कितना आंसर आए, तो जाहिर सी बात यन आए। अगर इस पूरा यन आया तो हमें क्या मिल जाए भैया, हमें मिलेगा 1/c = n/c1। तो हमें अगर तुल्य धारिता चाहिए तो c अपान क्या हो जाएगा c1/n। ये हमारा सूत्र प्राप्त हो गया। तो अभी जो स्टार्ट में हम कहे थे कि हमारे पास 5 5 10 10 के 2 हैं, हम उसको 5 बनाना चाहते हैं। 10 10 के 2 हैं, कितने हैं 5 बनाना चाहते हैं। तो n बराबर कई संधारित्र हमारे पास है, 2 संधारित्र है। कितने की, c बराबर c1 बराबर 10 फैरड के। तो हमें कितना बनाना है 5। अब बताइए इसको किस क्रम में जोड़ दीजिए, श्रेणी में। श्रेणी में सूत्र लगाएं कितना आ जाएगा, 10 की धारिता है c1, कई ठो है 2, कितना आ गया 5 फैरड। इसका मतलब कि अगर हम 5 फैरड बनाना चाहते हैं उसको, अगर 10 10 का हमारे पास है उसको 5 बनाना चाहते हैं, उसको किस क्रम में जोड़ देंगे हम, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो आराम से फैन में प्रयोग कर सकते हैं। और जगह पर प्रयोग हो सकता है, जैसे हम कह सकते हैं कि 50 फैरड के 25 संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तुल्य धारिता क्या होगी, तुल्य धारिता निकाले एक बार तो क्या हो जाएगा, यही वाला सूत्र लगा दे, c बराबर c1/n। कितनी धारिता 50 धारिता की, कई संधारित्र 25 संधारित्र, 25 दूना 50, c बराबर 2 फैरड। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर अगर बहुत समान धारिता के बहुत सारे एक ही में जुड़े हों संधारित्र, तब की धारिता के लिए एकदम आसान सा सूत्र है। बाकी सब अगर अलग अलग है तो यहाँ वाला फार्मूला लगा सकते हैं और इस तरीके से आप आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारा संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब आगे जो हमें बात करनी है वो समांतर क्रम संयोजन के बारे में बात करनी है कि हम समांतर क्रम संयोजन क्यों करते हैं, उससे हमें क्या लाभ होता है। तो इसके पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। इसके बाद तब नेक्स्ट क्लास में आते हैं, फिर इसके बाद आते हैं तो हम आपको बताएंगे कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखते हैं समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। ये समांतर क्रम संयोजन में कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि सभी संधारित्र की धन प्लेटें बैटरी के धन टर्मिनल से और सभी संधारित्र की ऋण प्लेटें बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ी होती हैं, तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। यहाँ पर देखिए सभी की जो धन प्लेट हैं वो बैटरी के धन टर्मिनल से और सभी की ऋण प्लेट जो है वो बैटरी की ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये समांतर क्रम संयोजन है। अगर यहाँ पर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो ऊपर हमने डेफिनेशन को यहाँ पर नोट कर दिया है कि जब 2 या 2 से अधिक संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि सभी संधारित्र की धन प्लेट बैटरी के धन टर्मिनल और ऋण प्लेट बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ी होती है, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब यहाँ पर मानते हैं, माना C1 C2 और C3 धारिता के 3 संधारित्र को समांतर क्रम में संयोजित करके B वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है।
अब जाहिर सी बात है कि 20 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है तो सभी संधारित्र की टर्मिनल एक ही प्लस से है, ऋण टर्मिनल एक ही माइनस से है, तो सभी संधारित्र के लिए विभव तो समान रहेगा, विभव तो समान रहेगा। आवेशों का प्रवाह जो होता है वह ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर होता है और धारा का प्रवाह धन से ऋण की तरफ होता है। इसका मतलब आवेशों का प्रवाह इधर से होगा, क्यों आवेश मान लेते हैं प्रवाहित होते हैं। यहाँ से 3 रास्ते हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आवेश तीनों में बट जाएगा। तो ये किस में बटेगा, ये इधर Q1 में बट गया, ये Q2 में बदल गया, ये Q3 में बदल गया, फिर यहाँ पर सब लोग एक मिल जाते हैं, फिर यहाँ पर Q बन जाता है। तो कह सकते हैं कि Q आवेश ही 3 भागों में विभाजित हो जाता है। कहते हैं कि बैटरी के द्वारा दिया गया, बैटरी द्वारा प्रवाहित संपूर्ण आवेश Q C1 C2 और C3 के लिए क्रमशः Q1 Q2 और Q3 में विभाजित हो जाता है, अगर ये Q1 आवेश जो था वही Q1 Q2 Q3 में विभाजित हुआ है तो हम कह सकते हैं कि Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3, इक्वेशन नंबर 1। अब हम जानते हैं विभव तो सबके लिए समान होगा, इसी विभव से ये पूरे प्लस जुड़ा है, इसी विभव से सभी माइनस जुड़े हैं, तो कह सकते हैं, हम जानते हैं Q इक्वल टू CV होता है। अगर सबके लिए वही चीज़ है तो Qn इक्वल टू का हो जाएगा, C1 भी हो जाएगा, V तो बदलेगा नहीं। अगर इसकी बात करेंगे तो आवेश Q1 है और इसका धारिता C1 है, विभव तो सबके लिए एक ही है, Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 भी हो जाएगा, और Q3 के लिए क्या हो जाएगा, C3 भी हो जाएगा। इन सभी के मान को उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे तो हमको मिल जाएगा Q इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। अगर हम कॉमन कर ले V तो आ जाएगा V C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ से हमको मिल जाएगा Q बाई V इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब अगर हम यहाँ पर समझें कि Q इक्वल टू CV होता है, Q इक्वल टू CV होता है, तो C बाई Q इक्वल टू V, Q अपान V इक्वल टू क्या हो जाएगा, C। अगर इस चीज़ को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हमको प्राप्त हो गया है। तो इस प्रकार से हाँ, यह श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब कि 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को अगर हम समांतर क्रम में संयोजित करें तो तुल्य धारिता जो होती है वह अलग अलग संधारित्र की धारिताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। अब अगर हम यहाँ से कह दें कि यदि यन संधारित्र समान धारिता के श्रेणी क्रम में संयोजित हों तो क्या हो जाएगा, यन संधारित्र हैं और समान धारिताएं हैं। अगर सभी की धारिताएं अगर हम C1 ही मान लें तो आ जाएगा C इक्वल टू C1 प्लस C1 प्लस C1। कितनी बार आएगा, ये n बार हम जोड़ेंगे, कितनी बार, n बार यहाँ पर जोड़ेंगे। तो अगर हम यहाँ से कॉमन कर लें, C1 कॉमन कर लें तो C इक्वल टू आ जाएगा C1 कॉमन 1 प्लस 1 प्लस 1, कितनी बार आएगा, n बार। अब फिर से वही बात, 5 को हम 1 को 5 बार जोड़ते हैं तो 5 आता है,
एक को 10 बार जोड़ेंगे तो 10 आता है, एक को 20 बार जोड़ेंगे तो 20 आएगा, एक को n बार जोड़ेंगे तो n ही आएगा, तो आ जाएगा c = C1n। तो ये वाला हमारा फार्मूला प्राप्त हो जाता है। अब कहेंगे सर इस फार्मूले करेंगे क्या, कैसे? ऐसे हमको कह दिया कि 20 संधारित्र, ये 3 फैरड के 20 संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी? तुल्य धारिता यहाँ से हमको प्राप्त हो जाए C = 3 ओम के हैं, कई मिल हैं? 20 मिल, तो हो जाएगा 20 × 60 फैरड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कहने का रीजन यहाँ पर आ रहा है कि अगर 2 या 2 से अधिक हमारे पास संधारित्र हैं और हम उसकी तुल्य धारिता को घटाना चाहते हैं, तुल्य धारिता को घटाना चाहते हैं तो उसको हम श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, और तुल्य धारिता को बढ़ाना चाहते हैं तो हम समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। तो ये हमारा तरीका होना चाहिए कि ये संधारित्रों को संयोजित करने का। तो ये था आज की क्लास में, जिसमें हमने पढ़ा कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। आशा करते हैं कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक को समझने में अभी कोई प्रॉब्लम है तो बेशक कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और हम आपके आंसर देने के लिए तैयार हैं। ये और हमारा इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी भी यहाँ पर है, उसमें डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसको यहाँ पर आप उसमें भी कमेंट करके अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। और अगर इस चैप्टर से संबंधित और कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या पहले चैप्टर से संबंधित कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी क्लासेज हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, प्लीज़ वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा क्लास देखने के लिए। तब तक के लिए अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।